हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन चल रहे थे जेईई मेन वाले, चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम खत्म कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है एन एलसीआर सीरीज सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू एसी। देखो एलसीआर सर्किट है, एल फिर सी फिर हो गया बच्चों आर। एल ये नहीं दिया कि कितना है, मान लेते हैं एल। सी दिया है 62.5 नैनो फैरड और आर दिया भाई साहब 50 ओम। ये एसी सोर्स के साथ हमने इसको लगा दिया। लो जी, एसी सोर्स के साथ हमने इसको लगा दिया। इसकी फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज। ठीक बच्चों, अब पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। मैंने आपको 2-3 बार बताया है कि एक पॉइंट आप ना हमेशा याद रखा करो बच्चों। एलसीआर सर्किट में या एलसी सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हमेशा तब होता है, पावर मैक्सिमम हमेशा तब होती है, जेड मिनिमम हमेशा तब होता है जब एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, मतलब रेजोनेंस होता है। बहुत बार बताया मैंने। पिछले आप सवाल अगर ध्यान करोगे तो पिछले कम से कम 4 से 5 सवाल ऐसी हैं जो रेजोनेंस पे बेस है कि एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं। और जब एक्सएल एक्ससी को बराबर रखा जाता है तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आती है, जिसको हम रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी में अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये एफ, और रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारे पास ओमेगा बराबर 1/√LC। अब हमें देखो आगे क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट के लिए वैल्यू किसकी निकालनी है, इंडक्टेंस मतलब एल निकालना है। निकाल देंगे, चलो आसान है। तो एक काम करो, इस ओमेगा की जगह लिख दो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर दो 2π की, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है बच्चों 1/√LC। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4, पाई का पाई स्क्वायर, एफ का एफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट जाएगा बटे LC। एल इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 1/4π² इंटू सी। ये एल की वैल्यू आ गई बच्चों 1/4π²। अब देखो ऊपर दिया है कि π² को 10 ले लो, चलो ले लेंगे π² की जगह 10। एफ दिया है 2 किलो हर्ट्स, तो 2 इंटू 10⁻³ कर लो इसको, इंटू में 2 किलो हर्ट्स आ गया और 2 इंटू 10⁻³ हो गया। ये f² की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू देखो क्या है, तो ऊपर से सी की वैल्यू देखो तो 62.5 नैनो फैरड। 62.5 नैनो फैरड को 10⁻⁻9 लिख लो बच्चों। अच्छा एक बात सोचो, एक बात सोचने की है यहाँ से कि सर यहाँ पे एक मिनट, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना था ना एफ का, तो 2 किलो हर्ट्स इसका स्क्वायर करना था, यहाँ स्क्वायर रह गया, ये रहा स्क्वायर। अब ठीक है, एक बात सोचने की है यहाँ से, क्या सर, जरा यहाँ से ये सोचो इसमें कि इसमें आर की वैल्यू भी दी थी ना आपको 50 ओम, जरूरत तो इसकी कहीं पड़ी है, तो कुछ वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए भी दे देता है। चलो पहले सॉल्व कर लो इसको, फिर देखते हैं। 1/4 इंटू 4, ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो गया 16 इंटू 10 तो 160 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ये,
इंटू में 62.5 इंटू 10 की पावर -9 बच्चों। अब देखो अगर आप यहां से देखना चाहते हो तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर -9 तो कट के ये 10 की पावर -3 रह जाएगी, -3 वो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 10 की पावर +3 बटे में 160 इंटू में 62.5 बच्चों। इतनी बात ठीक है। अगर मैं यहां से 10 की पावर 3 में से एक जीरो कट कर दूं तो ऊपर बचेगा 100 और बटे में 16 इंटू 62.5 बच्चों। आप चाहो पॉइंट हटाओ, यहां से 10 लिख लो और इसको आप ना 25 से कट कर सकते हो। 25 से काटेंगे 25 बचेगा, 25 से काटोगे ये 4 बचेगा, ये 25 नीचे ऊपर 4 से इसको काट लो, नीचे 4 बचा, नीचे बच गया ये 100 और देखो ऊपर बचा है 10 और नीचे बच गया ये 4 इंटू 25 100। जीरो से जीरो कट गया तो 1/10 एल की वैल्यू आ गई बच्चों। तो मिली हेनरी में लिखना है, मिली हेनरी देखो यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं 1/10 को 0.1 हेनरी और मिली हेनरी में लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा आपका 100 मिली हेनरी। चेक कर लो, 10 की पावर +3 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी मिली हेनरी में बनाने के लिए, 10 की पावर +3 से तो 100 मिली हेनरी आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा 100 मिली हेनरी। आसान सवाल था, कुछ नहीं था। जो ये आर की वैल्यू दी थी वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी, बाकी कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एलसीआर सर्किट है, एल फिर सी फिर आर, एल की वैल्यू और इसको एसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया। इस एसी सर्किट की 220 वोल्ट वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। आर दे रखा है 80 ओम, इंडक्टर का रिएक्टेंस दे रखा है, इंडक्टर का एक्सएल 70 ओम और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस 130 ओम। पावर फैक्टर की वैल्यू x/10 है तो x बताना है। अच्छा पावर फैक्टर होता क्या था, cos फाई r/z, r/z की वैल्यू एलसीआर सर्किट में z की वैल्यू क्या होती है, r² xc माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, क्योंकि xc बड़ा है इसलिए xc में से माइनस कर दिया इसको r। चलो r की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे r की वैल्यू आ गई बच्चों 80 ओम, अंडर रूट में 80 का स्क्वायर, एक्सएल हो गया 130 xc और माइनस एक्सएल हो गया 70 का स्क्वायर, 80 बटे अंडर रूट में 80 का स्क्वायर प्लस 130 माइनस 70 तो ये बन गया 60 का स्क्वायर बच्चों। अब ऊपर देखो 80 है बटे में अंडर रूट में 80 का स्क्वायर तो 6400 और 6 का स्क्वायर 3600, ये बन चुका है 80 बटे में 6400,001 अंडर रूट में 10,000, ये बन चुका है सीधा सीधा 80 बटे 100, जीरो से जीरो कटा, आंसर आ गया बच्चों 8/10। अब इन्होंने क्या दिया था, इसकी वैल्यू x/10 है तो इसे x/10 के बराबर रख दो, 10 से 10 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। आसान सा सवाल, बस आपको ये पता होना चाहिए। इसमें शायद ऑप्शन होंगे पता नहीं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसका आंसर हो गया यहाँ 8 x की वैल्यू। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, आसान सा सवाल था।
चलो बच्चों नए क्वेश्चन पे आते हैं। इस नए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें सवाल में कहा है इन द सर्किट शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का रेशियो बताना है। पहले तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा कौन सा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट कह सकते हो आप इसको, और बटे में डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, ओमेगा नॉट बटे डेल्टा ओमेगा। तो ऊपर है ओमेगा नॉट, ये तो है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और नीचे है बैंडविड्थ। इन दोनों के रेशियो को हम क्यू कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए बच्चों। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला, डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला, ये हमें पता होना चाहिए। तो सर ओमेगा नॉट का फॉर्मूला तो होता है 1/√LC, ये आपको याद होना चाहिए। और बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा का R/L। अगर हम यहाँ से Q निकालें तो Q आ गया ओमेगा नॉट बटे में डेल्टा ओमेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर मतलब Q और बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा का रेशियो चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा का रेशियो। तो Q ओमेगा नॉट बटे में डेल्टा ओमेगा और बटे में डेल्टा ओमेगा, ये चाहिए। तो ये आ गया ओमेगा नॉट और बटे में, इसके बटे में 1 मान के डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर कर दो। ओमेगा नॉट की वैल्यू तो हो गई 1/√LC, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/L, ऊपर चला जाएगा L का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू निकालनी, मतलब Q क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा का रेशियो आया फॉर्मूला L² बटे में √LC इंटू R स्क्वायर। लो जी ये आएगा, वैल्यू रखो, बस यही आंसर है। चलो L L L L L L, तो सर यहाँ पे भी हमको L निकालने के लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी, चलो उसे भी रख लो। L निकालने के लिए भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, चलो वो भी रखते हैं भाई। L नहीं, L तो डायरेक्ट दे रखा है इसने हमें, ये रहा 3 हेनरी, ये रहा फिगर में है। और C भी देखो डायरेक्ट दे रखा 27, और R भी देखो ये डायरेक्ट दे रखा, रखो फटाफट। तो ये L का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर बटे में √3 इंटू C की वैल्यू 27, माइक्रोफेरेड है 10⁻³ सॉरी, और नीचे ही R का स्क्वायर, R कितना दे रखा 10 का स्क्वायर, ऊपर बन गया 3 का स्क्वायर 9, बटे में नीचे 27 इंटू 3 हो गया 81, 81 का अंडर रूट हो जाएगा 9, इंटू 10⁻⁻6 का भी अंडर रूट करेंगे -3, इंटू 10⁻², 9 से 9 कट गया, 1/10⁻⁻1 बचा, ऊपर जाके ये 10 हो गया। तो क्वालिटी फैक्टर और इसके बीच का जो रेशो आया वो 10 आ गया, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर आ गया 10 सेकेंड। इसकी अगर यूनिट देखोगे तो सेकंड में बैठेगी, तो 10 सेकेंड बन गया। आसान था बिल्कुल, बस हमें पता होना चाहिए क्या क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूले पता होंगे फिर कोई रोक नहीं सकता। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसमें देखो इन्होंने क्या दिया है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है विद प्योरली रेजिस्टिव लोड ऑपरेट्स एट 12 किलोवोल्ट ऑन प्राइमरी साइड। ठीक है, देखो होता क्या, आइडियल ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर कहो, उसमें 2 कॉइल होती है, एक इधर जिसको प्राइमरी कहते हो आप, एक उसके सामने लगी होती है जिसको आप सेकेंडरी कहते हो। प्राइमरी कॉइल में आपने वोल्टेज दी 12 किलो वोल्ट, ये कहा इन्होंने, और फिर लिखा इन्होंने
इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ए नंबर ऑफ नियर बाई हाउसेस एट 120 वोल्ट, और सेकेंडरी साइड में 120 वोल्ट सप्लाई हो गई। मतलब दिया हमने 12 किलो वोल्ट और हमें मिल रहा है 120 वोल्ट। अब इन्होंने कहा था एवरेज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन द हाउस सर्व्ड बाय द ट्रांसफार्मर इज 60 किलोवाट। मतलब जो एवरेज रेट है एनर्जी का कंज्यूम होने का हाउसेस के अंदर, मतलब घरों के अंदर जो सर्व किया जा रहा है ट्रांसफार्मर से, वो 60 किलोवाट है। तो मतलब आप ये कहो कि सेकेंडरी कॉइल से जो पावर निकल रही है वो 60 किलोवाट की निकल रही है, क्योंकि जो घरों में यूज हो रहा है वो तो सेकेंडरी कॉइल से जा रहा है ना वोल्टेज। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट विल बी। तो सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टिव लोड कितना होगा, सेकेंडरी वाले सर्किट में मतलब दूसरी कॉइल में, वहां पे रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे हमें एक बात समझने की है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या होता है। देखो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पहली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NP और सेकंड कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं NS। पहली कॉइल की वोल्टेज को हम E1 और दूसरी कॉइल की वोल्टेज को E2 कहते हैं। पहली कॉइल और दूसरी कॉइल की पावर सेम होती है, मतलब जो पावर पहली कॉइल में है वही पावर दूसरी में होगी आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर। पहली कॉइल में करंट I1 IP मान लो, इसमें भी EP मान लो और ES मान लो, ऐसे ही IP और IS मान लेते हैं। पहली कॉइल का करंट IP और दूसरी कॉइल का करंट IS मान लेते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एक चीज याद कर लो, इनकी जो वोल्टेज होती है उसका जो रेशो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशो के बराबर होता है और करंट के उल्टे के बराबर होता है। मतलब EP बटे ES, NP बटे NS। पहली प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज बटे सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज बराबर होगी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स और बटे में सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, बराबर होगा सेकेंडरी कॉइल का करंट और बटे में प्राइमरी कॉइल का करंट। ये फॉर्मूला होता है भाई साहब आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। ये है जी आइडियल ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला। अब हमें कौन सा यूज करना है, नंबर ऑफ टर्न्स की तो बात ही नहीं हो रही, तो बस इस वाली लाइन को तो छोड़ दो, बीच वाली को। यहाँ पे आ गया EP बटे में ES बराबर IS बटे IP। अच्छा एक और बात बताई मैंने, शायद इसकी जरूरत पड़े ना पड़े, तो एक बात और बताई मैंने कि दोनों कॉइल में, आइडियल ट्रांसफार्मर में दोनों कॉइल की जो पावर होगी PP और PS वो बराबर होती है। पहली कॉइल की पावर PP और दूसरी कॉइल की पावर PS वो बराबर होती है। जिसकी जरूरत पड़ रही है उसे यूज करते चले जाओ। चलो सर एक काम कर लेते हैं, पहली कॉइल की वोल्टेज पता है मतलब EP पता है, दूसरी कॉइल की वोल्टेज पता है मतलब ES पता है। ओके, फिर पावर पता है हमको, पावर पता है तो 60 किलोवाट, तो पावर का फॉर्मूला लगा लेंगे, उससे करंट पता चल जाएगा, करंट पता चल जाएगा, करंट आसान हो गया। पावर का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, सेकेंडरी कॉइल के लिए लगाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में एनर्जी का जितना कंजम्पशन है वो आपको दिया है 60 किलोवाट, मतलब पावर दी है सेकेंडरी कॉइल की। वो बात एक अलग है कि दोनों की पावर सेम होगी, प्राइमरी कॉइल की भी और सेकेंडरी की, लेकिन सेकेंडरी को क्यों यूज कर रहे हैं हम, सेकेंडरी में निकालना चाहते हैं करंट। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। चलो पावर, सेकेंडरी कॉइल की पावर निकाल लेते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज इंटू सेकेंडरी कॉइल का करंट। सर पर सेकेंडरी कॉइल का करंट कहां से लाएंगे? अरे करंट नहीं, पावर दे रखी है भाई, करंट तो निकल आएगा ना इससे। पावर दे रखी है 60 किलोवाट, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो वाट, और वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में देखो वोल्टेज कितनी है 120, तो 120 इंटू IS, IS का मतलब सेकेंडरी कॉइल का करंट, ये इसके बटे में चला जाएगा 60
इंटू 10⁻³ और बटे में 120। 0 0 कट गए, 6 से इसको काटो 12, मतलब 6 से 12 को काटो 2, 2 से इस 10⁻³ को काटो 1000 को, तो 500 एम्पियर का करंट बन गया। 500 एम्पियर का बच्चों करंट। देखो जरा सही है कि नहीं। अब पूछा क्या है, पूछा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी जो सर्किट है हमारे पास, मतलब दूसरी कॉइल, उसके अंदर का लोड कितना है, कितना रिक्वायर्ड लोड चाहिए। अच्छा देखो, सेकेंडरी सर्किट की करंट हमें पता है, सेकेंडरी सर्किट का लोड, लोड का मतलब उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो ये हमें चाहिए। तो भाई साहब रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बटे में करंट, V बराबर IR होता है, तो R बराबर V बटे I। तो सेकेंडरी का चाहिए, तो सेकेंडरी की वोल्टेज, सेकेंडरी का करंट, तो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस आ जाएगा RS। तो सेकेंडरी के अंदर की वोल्टेज कितनी थी, 120, और सेकेंडरी के अंदर का करंट कितना आया, 500। तो 500, 0 से 0 कट गया। अब एक काम करो, ये आएगा ओम में, हमको चाहिए मिली ओम में, तो 12/50 मिली ओम के लिए क्या करें हम, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा मिली ओम। 0 से 0 कटा, 5 से इसको काट लो, 20, 20 इंटू 12, 240 मिली ओम आ गया। आंसर आ गया बच्चों 240 मिली ओम। ये तो बड़ा आसान सवाल था। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हो तो इसमें तो बल्कि इसका ट्रांसफार्मर का कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा, सिर्फ पावर का फॉर्मूला लगा। हाँ इतना जरूर है कि हमें दोनों की जो ये वोल्टेज दे रखी थी, शायद दूसरे की तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी, कंफ्यूज करने के लिए ज़्यादा चीज़ें दे रखी हैं, लेकिन ज़रूरत ही कहाँ पड़ी हमें इसकी। आसान बिल्कुल, मौजा ही मौजा, मजे आ गए ऐसे सवाल देख देख के। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और लास्ट, और आई थिंक ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, इसमें कुछ आगे बचा नहीं है 2023 वाले क्वेश्चंस में। हाँ एक जो क्वेश्चन है वो है आपके LC ऑसिलेशंस वाले, वो अभी फिलहाल मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि नीट के सिलेबस से तो देखो वो हट गया। अगर मेंस के सिलेबस में वो रहा तो 2022 के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ करा दूंगा। तब तक आप लोगों का अगले हफ्ते ही ब्राउचर भी आ जाएगा, उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा, जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है मेंस वाला वो भी आ जाएगा। लेकिन नीट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो नीट के सिलेबस से वो बाहर हो चुका है, ज़्यादा उससे बहुत सवाल नहीं आते, लेकिन एक आध भी सवाल आ जाए तो हमें तो एक आध भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो 2022 वालों में वो करा दो, वो सिर्फ जेई मेन वाले बच्चे कर लेंगे और बाकी जो नीट वाले बच्चे होंगे वो छोड़ देंगे। वो मैं पहले इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि किसको करना है किसको नहीं करना। अभी तक के जो सवाल चल रहे हैं वो सभी को करने हैं, मेंस वालों को भी और नीट वालों को, उसी के हिसाब से मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर शायद आज ही, मतलब ये बस लास्ट वीडियो है, कल से नया चैप्टर अपलोड होगा और शायद नीट का चैप्टर लेंगे अब हम अगला। ठीक है, चलो जरा सवाल को देख ले। इसमें बोला मैच करो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में तो भाई साहब म्यूचुअल इंडक्शन होता है। नहीं नहीं, एसी जनरेटर में कहाँ होता है म्यूचुअल इंडक्शन, एसी जनरेटर में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। कॉइल घूमती है, करंट बनता है, उसको फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलो दूसरा, ट्रांसफार्मर में होता है, एक कॉइल से दूसरी कॉइल में करंट आता है, उसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये इसमें होता है, ये इसमें लगा दो। रेजोनेंस में हम क्वालिटी फैक्टर देखते हैं, नहीं नहीं, रेजोनेंस में हम C और L दोनों होने चाहिए, ये फर्स्ट वाला, सारे ऑप्शन पढ़ के ही पता चलेगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में हम क्वालिटी फैक्टर को देखते हैं, तो ये हो गया तीसरा। तो इसका मतलब A के साथ तो आ रहा है सेकंड, A के साथ सेकंड इसमें है और इसमें है, अब देखते हैं कौन सा है। फिर B के साथ आ रहा है फोर्थ, B के साथ फोर्थ, B के साथ फर्स्ट, तो बस ये हो गया ऑप्शन B, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बच्चों करेक्ट है। आसान सा सवाल था, ऐसे सवाल आ जाए तो बल्ले बल्ले, मौजा ही मौजा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वमेंट जो जो होता है सब कर दिया करो।
बढ़ाओ थोड़ी सी यार ग्रोथ इसकी चैनल की। चलो कल मिलते हैं।